गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों के लिए ये लेक्चर है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली जो पढ़ लिया था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट तक। डिस्प्लेसमेंट की हमारी डेफिनेशन आई थी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कहने का मीनिंग क्या था कि किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वेलोसिटी। कहने को अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। कहने का मीनिंग कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का जो रेट होगा उसी रेट को ही हम बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहने के मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगी। देखो यहाँ पर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। स्पीड में अगर मैं बोलूँ कि सपोज कोई स्टूडेंट है राजू, वो राजू 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी को इसी तरीके से बोलूं कि राजू 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या था, फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन सेकंड वाले केस में हम लोगों ने डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है। तो फर्स्ट वाला केस क्या हो गया, स्केलर, एंड सेकेंड वाला केस हमारा हो गया वेक्टर। तो यहाँ तक समझ में आया। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन आएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to the time is called velocity। क्या बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का जो रेट होगा उसी रेट को ही हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग बेसिकली किससे डिनोटेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है v से, एंड इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर मैं इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखूं तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम v से इंडिकेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल्स टू s अपॉन t। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन होती है। मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि हमको डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से दिया हुआ हो कि वो 2 पार्ट का फ्रैक्शन हो। कैसे, देखो अभी हम समझेंगे। मैंने मान लिया कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हो गई x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी टाइम पर यहाँ से x1 से मोशन को स्टार्ट करता है और कहाँ तक मोशन करता है, वो x2 तक मोशन करता है। यहाँ पर उसने टाइम कितना लिया t1 और यहाँ पर टाइम कितना लिया t2, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम है उसका t1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है उसका t2। तो अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो इस डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करा दूं, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करा दूं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 और टाइम को लिख सकता हूँ t2 माइनस t1। अब ध्यान रखना ये लिखा हुआ है चेंज और ये भी चेंज,
तो हम चेंज को इंडिकेट कराते हैं डेल के साइन से। कौन सा साइन होता है? इस साइन को हम बोलते हैं डेल का साइन। तो डेल x अपॉन आ जाएगा डेल t। अब यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेंगे, अगर इन केस इस डेल t की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, जैसे हमने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट 0.1 सेकेंड तक उसने मोशन की, या फिर ऑब्जेक्ट ने 0.1 सेकेंड या ऑब्जेक्ट ने 0.2 सेकेंड तक मोशन की, तो इसका मीनिंग यहाँ पर डेल टी क्या हो गया? बहुत स्मॉल। तो हम लिख सकते हैं कि इफ डेल टी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल टी क्या हो? बहुत स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लिमिट इंक्लूड हो जाएगी। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू बी 0 डेल x अपॉन डेल टी। अब देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझो कि लिमिट डेल टी टेंस टू बी 0 का मीनिंग क्या है। हमने क्या बोला यहाँ पर कि डेल टी बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल जरूर है लेकिन 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये लिमिट डेल टी टेंस टू बी 0 का यहाँ पर मीनिंग है कि लिमिट की वैल्यू डेल टी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन 0 के बिल्कुल आसपास है। लिमिट डेल टी टेंस टू बी 0 का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जो डेल टी है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन 0 के आसपास है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या इंक्लूड कराई? लिमिट इंक्लूड कराई। और किसी भी चेंज के रेशियो के आगे अगर लिमिट लग जाए तो वो हमेशा डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से v का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा dx अपॉन dt। ये यहाँ से v का नया फॉर्मूला निकल के आया है और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है क्षणिक। कहने का मीनिंग, अगर हमें किसी क्षण पर, जैसे हमको बोल दिया गया कि हमें 0.2 सेकेंड पर हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो समझ में आया? तो इसलिए इसे बोला गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि सपोज हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वन टाइम डिफरेंशिएशन करा दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वेलोसिटी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। कितना समझ में आ गया? वेलोसिटी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। देखो अभी आप जो सब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और ये आपने पढ़ी होंगी क्लास 9th में। ठीक, बस यहाँ पर भी वही सारे टर्म हैं, बस 9th में क्या था, इन सब का लेवल थोड़ा डाउन था, 11th में आने के बाद इनका लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। क्या बोला गया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को ही क्या बोला गया है? इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट to the time, with respect to the time is called acceleration. It is denoted by small a, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल a से,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होती है इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो डेफिनेशन क्या आएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना हो तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। देखो समझो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करे, ऑब्जेक्ट जिस भी पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करे उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर अपनी मोशन को फिनिश करे उसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करे उसे इनिशियल वेलोसिटी, एंड जिस पॉइंट पर मोशन को फिनिश करे उसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो इसको आगे हमने मान लिया कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, हमने सपोज कर लिया कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट करता है। इसने u वेलोसिटी से मोशन को स्टार्ट किया और टाइम t सेकेंड तक इसने मोशन की। जब इसने t सेकेंड तक मोशन की तो इसकी वेलोसिटी स्मॉल v हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो ये आ जाएगा v, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस का u अपॉन t। एक्सेलरेशन कितना आ गया, v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। कैसे, अगर हमें ये बोला जाए कि ये वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर देन होगी। द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसकी वैल्यू लेस है। जब हाई वैल्यू में से लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो सपोज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था और मूव करते टाइम कुछ टाइम बाद उस पर ब्रेक लगा दिए गए, तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन होगी। किसके कंपेयर में, इनिशियल वेलोसिटी के कंपेयर में। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू उस केस में लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी के कंपेयर में। तब उस केस में लेस वैल्यू में से हाई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन कैसे आएगा, नेगेटिव। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। उसको क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक्सेलरेशन को एक नया नाम दिया गया है और वो नाम है रिटार्डेशन। अब इसी में आगे समझो, हमने मान लिया कि यहाँ पर टाइम t1 था, यहाँ पर टाइम t2 था, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो अब देखो ये चेंज लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल v अपॉन डेल t। और फिर से वही अजम्पशन, इफ डेल टी क्या हो, अगर बहुत स्मॉल हो, अगर डेल टी क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लिमिट इंक्लूड हो जाएगी। तो a इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल टी टेंस टू बी 0 डेल v
अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर समझो, हमने इतना निकाल लिया। यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू बी जीरो का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि डेल टी की वैल्यू यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? डेल टी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन जीरो के बिल्कुल आसपास है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू बी जीरो। और किसी भी चेंज के रेशियो के आगे अगर क्या लग जाए, लिमिट इंक्लूड हो जाए, तो फिर वो डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। यहीं पर हमारा किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? वेलोसिटी भी समझ में आ गई, एक्सेलरेशन भी हो गया। अभी तक तो ये बहुत इजी था। ठीक, चलो इसके आगे हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो न्यूटन ने क्या किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के रिगार्डिंग उसने 3 इक्वेशन को डिराइव किया। उन इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए वो 3 इक्वेशन क्या थी? उसने स्टेटमेंट दिया कि लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with velocity small u after time t second its velocity becomes small v with acceleration small a and the distance traveled by object is small s, then इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन ने माना कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट स्मॉल यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टाइम t सेकेंड बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्मॉल v हो गई और एक्सेलरेशन उसका स्मॉल a है। फिर उसमें उसने बोला कि हमने मान लिया कि वो ऑब्जेक्ट इस टाइम में उसने स्मॉल s डिस्टेंस को कवर किया, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? देखो यहाँ पर u हो गई इनिशियल वेलोसिटी, v हो गई फाइनल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, s हो गया डिस्टेंस, t हो गया टाइम। तो उसने इक्वेशन ऑफ मोशन दी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशनों को ही क्या बोला गया है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये किस किस में रिलेशन है? ये रिलेशन है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम। इन सब में जो रिलेशन है उस रिलेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने स्मॉल a लिया है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? सरफेस पर। ऑब्जेक्ट सरफेस पर मूव कर रहा है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस में मूव कर रहा हो या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा हो
या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो। तो अच्छा, अब आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो ऑब्जेक्ट किसके अगेंस्ट में या किसकी वजह से मोशन कर रहा है? वो मोशन कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम बात करें किसकी, फ्री स्पेस की, खाली जगह की अगर हम बात करें तो खाली जगह में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन करेगा। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन करेगा तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट कराते हैं स्मॉल g से। तब उस कंडीशन में हमारी यही इक्वेशन आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन होगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन आएगी h, हाइट, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा है तो हाइट ही आएगी। हाइट h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन आएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये कहाँ पर इक्वेशन हो जाएंगी? ये सरफेस पर और ये फ्री स्पेस पर। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मोशन करेगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो हमने ए को सिंपली क्या कर दिया? रिप्लेस करा दिया किससे? स्मॉल g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? इक्वेशन ऑफ मोशन को भी पढ़ लिया। अभी हमें आगे जाके इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को बाकायदा प्रूफ करना है कि हाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से आया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ से आया, और सिमिलरली v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की वैल्यू भी कैसे आई। तो इन तीनों इक्वेशनों का हमें क्या करना है? डेरिवेशन करना है। अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले तो हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो अभी तक हम लोगों ने ये जो मोशन पढ़ी है, ये मोशन बेसिकली हम सिर्फ अभी थ्योरेटिकल पढ़ी है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, अगर उसकी मोशन को हमें किसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए होता है मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो समझो, उसके लिए पहले समझो कि आखिर ग्राफ क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 10th में ग्राफ पढ़े होंगे मैथ में। ग्राफ में बेसिकली 2 एक्सेस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। उसके बाद जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम ब्लॉक बना लेते हैं। तो हमें यहीं पर क्या करना है? डिफरेंट केस के लिए फाइंड करना है ग्राफ। तो इसका पहला ग्राफ आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो समझो, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। हम किसे पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड उसके टाइम के रेस्पेक्ट में जो रिलेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी को हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम लिख सकते हैं कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of position of object with टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। कहने का मीनिंग, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को प्रोवाइड कराएगा।
अब देखो कैसे समझो, मैं यहाँ पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि द स्लोप मीन्स झुकाव, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ always provide the value of velocity। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। अब देखो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आखिर किस तरीके से प्रोवाइड करता है। मैंने सपोज कर लिया कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ये हो गया टाइम एक्सिस। मैंने मान लिया कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर हमने पोजीशन मान ली, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर, पोजीशन मीटर में ही आएगी। यहाँ पर क्या होगी, पोजीशन 10 मीटर हो गई, यहाँ पर पोजीशन 20 मीटर हो गई और यहाँ पर पोजीशन 30 मीटर हो गई। और ये तो क्या होगा 0,0। यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमेशा हमें किसकी वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, वेलोसिटी की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। अब देखो कैसे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें एक स्लोप है, झुकाव है। तो अगर मैं ये झुकाव निकाल लूँ, मैं सपोज कर लूँ कि ये एंगल थीटा है, तो मैं अगर यहाँ पर tan थीटा निकाल लूँ, ये O, ये A और ये B, अगर मैं यहाँ tan थीटा निकाल लूँ तो tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, AB अपॉन OA। तो मैं अगर ये tan थीटा निकालूँ तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी वेलोसिटी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक की, फ्रॉम A टू B, ये आ गई A से लेके B तक की वेलोसिटी, क्योंकि A से लेके O से लेके B तक की वेलोसिटी, क्योंकि हमें सिर्फ O से लेके B तक का स्लोप निकालना है, यहीं पर स्लोप है। अब यार देखो B से लेके C तक, B से लेके C तक क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, 30 मीटर ही है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जब पोजीशन फिक्स है 30 मीटर, झुकाव 0, कुछ नहीं है। इसका मतलब इतने पोर्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि स्लोप कुछ नहीं है। और इतने पोर्शन में वेलोसिटी कैसे होगी, नेगेटिव। इतने पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक, समझ में आ गया। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो बोला गया है स्लोप कैसे निकालेंगे, जो स्लोप होगा, जो झुकाव होगा, वही हमें किसकी वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, वेलोसिटी की। यहाँ पर देखो एक स्लोप है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे tan थीटा से बहुत आराम से, लेकिन किस में आएगा, ये पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं B से लेकर C तक बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी स्लोप नहीं है। जब स्लोप नहीं है तो वेलोसिटी की वैल्यू 0। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो C से लेकर D तक स्लोप माइनस में होगा, तो वेलोसिटी कैसे होगी, यहाँ पर नेगेटिव में। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड द स्लोप ऑलवेज प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बोला गया है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया होगा वो एरिया हमेशा हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, और जो उसका स्लोप होगा, स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। तो हम अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन पहले इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, इसका स्टेटमेंट होगा द एरिया
अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ always provide the value of displacement or distance and the slope will provide एक्सेलरेशन। क्या बोला गया हमें? किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जितना एरिया होगा वो एरिया हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट या फिर किसकी वैल्यू को, डिस्टेंस की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, और जो हमें इसका स्लोप होगा उसका स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। देखो समझो कैसे, हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये वेलोसिटी एक्सेस है मीटर पर सेकंड में, और ये हो गया हमारा टाइम एक्सेस, ठीक, किसमें, सेकंड में, ये 0,0। यह हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ में ये 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। सिमिलरली यहाँ पर भी 10। अब देखो हमें इसमें क्या बोला गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा वो एरिया हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। अब अंडर एरिया क्या होता है, ये हमारा ग्राफ हो गया, तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एरिया और ये एरिया, ये हमें पूरा एरिया किसकी वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू को। लेकिन अब इसमें भी एरिया को लिखने का तरीका होता है, कैसे उसको समझ लो। देखो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, निकालना हमें एरिया ही है, जितना ग्राफ है उस पूरे ग्राफ के अंडर में जितना एरिया है वह पूरे निकालना है। लेकिन निकालेंगे कैसे, जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको हमें लेना है पॉजिटिव। फिर से ध्यान समझो, जो एरिया कैसे है, टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है उसको हम लेंगे नेगेटिव। देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से। देखो अगर मैं यहाँ सपोज कर लूँ O, A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। तो देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो जरा क्या है, हमें क्या करना है, सारे एरियाज को निकालना है और ऐड करना है, और जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे उसको सबट्रैक्ट कराना है। तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ABCD, देखो ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब इसके बाद देखो, अब ये कहाँ पे था, टाइम एक्सिस के ऊपर, ये वाला एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर था। अब यहाँ से जो एरिया वो टाइम एक्सिस के नीचे है, तो हम अब इस एरिया को कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। तो आगे आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF,
GHF। अब इनके जो फॉर्मूले हैं एरिया निकालने के वो पुट करा दो। तो देखो जरा, इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 बेस कितना है 0 से 4, मतलब बेस है इसका 4 और हाइट है 20 प्लस इसका लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ देखो कितनी है 4 और यहाँ तक 8, तो 8 - 4 कितना आ जाएगा 4 और हाइट कितनी आएगी 20 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस CDE। यहाँ पर भी 1/2 बेस कितना है 2। देखो यहाँ पर 10 यहाँ पर 8, तो बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 20। अब माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आ जाएगा 1/2 इंटू, देखो जरा यहाँ पर 10 यहाँ पर 12, तो यहाँ पर कितनी आएगी 11। 10 से 11 तक गए मतलब 1 और हाइट कितनी है देखो यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पर भी 1/2 इंटू 1 इंटू 10, इतना आ गया। अब देखो जहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करा दो। ये 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5 टाइम्स और ये भी 5 टाइम्स। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 80 प्लस 20 -5 ठीक। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखो ज़रा ऐड किया यहाँ पर 100 प्लस 40 140 ठीक, और माइनस का 10 तो आ जाएगा 130 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। देखो समझो डिस्टेंस में क्या करना होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना है, जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो चाहे वो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर हो चाहे वो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे हो, हमें क्या करना है, सारे एरियाज को पॉजिटिव लेना है। क्या करना है, चाहे वो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर हो चाहे वो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे हो, उन सारे एरियाज को हमें क्या कर देना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 40 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 5 तो आ जाएगा 150 मीटर। समझ में आ गया ठीक। क्या बोला गया था, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड द स्लोप विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो कैसे निकाला था, या हमने ये लिया था एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जितना भी एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। अब देखो जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है उसे हम नेगेटिव लेंगे। हमने वही किया, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, वही किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने जो फॉर्मूले पुट करा दिए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 130 मिनट। लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, उस कंडीशन में बोलेंगे कि अब वो क्या हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन से कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ से जितने भी फिर एरियाज़ हैं उन सारे एरियाज़ को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस ग्राफ में जो लाइंस दी हुई हैं, ग्राफ जिस तरीके से यहाँ चल रहा है वहाँ पर हर एक लाइन का अपना एक अलग मीनिंग है। अब हम उसको समझेंगे कि हर एक लाइन का मीनिंग क्या है, देखते हैं। देखो समझे, यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है। वेलोसिटी एक्सिस हो गई और ये टाइम एक्सिस, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 8 सेकेंड, यहाँ पर टाइम 10 सेकेंड और यहाँ पर टाइम 12 सेकेंड और यहाँ पर 11 सेकेंड। वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ओ, मैंने इसको A B C D E। अब समझो यहाँ पर इस ग्राफ में हर एक लाइन का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है। मीनिंग क्या है देखो जरा ध्यान से, फ्रॉम O टू A, पॉइंट O से लेके A तक
जरा देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या आ रही है ऑब्जेक्ट की? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। इनिशियल में वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू में एक्सेलरेशन है। वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। देखो 20 मीटर पर सेकेंड ही है ए से लेके बी तक। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए पर वेलोसिटी कितनी है 20, बी पर भी कितनी है 20, 20 माइनस 20 क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट बी पर पहुँच गया तो बी पर जाने के बाद अब इस कार पर या ऑब्जेक्ट पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। और जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिए तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। और जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पर आ गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जब ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, पॉइंट सी के आगे ऑब्जेक्ट नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कि टाइम एक्सिस के नीचे जा रहा है। अब इसका मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट समझो, जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर जब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि अब ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया? ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक, मान लिया कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था, वापस से मुड़ के उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना उसने स्टार्ट कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, रिटर्न होके क्या करने लगा, वो इसी डायरेक्शन में वापस मुड़ गया। देखो तो पॉइंट सी के बाद ऑब्जेक्ट टर्न हो गया, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी, कहाँ तक, 10 मीटर पर सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी। फिर उसके बाद ब्रेक लगने स्टार्ट हुए और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी और पॉइंट ई पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये होता है यहाँ पर हर एक लाइन का अपना एक मीनिंग। अब कल हम लोग इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन है उन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद एक और डेरिवेशन है, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद बाकी न्यूमेरिकल्स आप घर पे करना। ठीक, थैंक यू।